आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है वो एक्चुअली जेई के अंदर इसमें कम से कम आपके पास मान के चलो कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके पास आते ही आते हैं। और ये स्टैंड अलोन चैप्टर है, मतलब इसमें कोई जो भी थ्योरी है वो इसी के लिए है, ज्यादा एसेस के यहाँ पर यूज होती नहीं। हाँ, डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन जो होंगी वो आगे जो चैप्टर्स हैं या पीछे भी आप लोग डिटर्मिनेंट की कई जगह एप्लीकेशन आप यूज करते हुए आ रहे हो। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट स्टार जब अपन चैप्टर करते हैं सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। मैट्रिक्स आपके पास क्या है, एक तरीके से एक नोटेशन होता है, एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स को अपन एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अपन क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो वही डेफिनेशन है, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, और रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो वो क्या कहलाता है, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास किससे गिवन होगा, m बाय n या m क्रॉस n से। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर m रोज है और n कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा इट इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को जो आप एक्सप्रेस करने जा रहे हो, जैसे एग्जाम्पल क्या अगर अपन ने ए और मैट्रिक्स, ध्यान रखना हमेशा यूजुअली मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए अपन कैपिटल अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। तो और मैट्रिक्स का नोटेशन जो रहता है वो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास चीजें आएंगी, मतलब ये ब्रैकेट लगेगा और इसके जो एलिमेंट्स अपन लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एलिमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 0 1/2 आयोटा x स्क्वायर y 1/10 5 -2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एनीथिंग एनी एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक तरीके से जब आपके पास ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये आपके पास एक रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज है। रेक्टेंगल की फॉर्म में जो नंबर्स अरेंज है आपके पास, अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि रोज और कॉलम्स क्या होती हैं। रोज क्या होते हैं आपके पास, जो हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं वो क्या कहलाती है रोज, और जो वर्टिकल क्या होंगे वो लिखेंगे क्या कहलाएंगे कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो हैं, 2 हॉरिजॉन्टल, तो इससे बोलता हूं R1 रो फर्स्ट रो और ये हो जाएगा R2 सेकंड रो, और जो वर्टिकल लाइन से वो अपने पास क्या कहलाते हैं कॉलम्स। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 और कॉलम 5। इसका मतलब अगर मेरे को इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आपके पास क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 2 तो रोज हैं और 5 इसमें क्या है कॉलम्स हैं, तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा m बाय n फॉर्म की गिवन में होगा फॉर्म में, और हमेशा जो पहला लेटर अल्फाबेट पहला जो नंबर लिखा हुआ है वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा आपके पास रोज, और सेकंड क्या रिप्रेजेंट करेगा आपके पास कॉलम। और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो अपन यहां पर भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसको मैं 2/5 फॉर्म की मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैट्रिक्स लिख सकता हूं। और अगर आप m और n को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 into 5 कितना आ जाएगा 10। तो 10 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। इन जनरल अगर अपन बात करें कि इन जनरल अगर अपन कोई भी m बाय n फॉर्म के अगर मैट्रिक्स लेते हैं तो अपन यहां पर लिखते हैं इन जनरल एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n can be written as, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स अपन m by n की ले रहे हैं तो m by n की मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, अब उसके अंदर m तो होंगे आपके पास क्या होंगे रोज, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट a11 a12 a13 सो ऑन a1n, फिर a21 a22 a23 सो ऑन a2n, और सोन आ जाएगा an1 m है ना अपने पास m रोज है तो am1 am2 am3 और सो ऑन amn। तो ये जो आपके पास यहां पर ये अरेंजमेंट हो रहा है नंबर्स का, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास, वापस रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके अंदर कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, अपन ने m रोज और m कॉलम्स लिए हुए हैं। यहां पर अभी देखने वाली बात है कि a11 a22 ये सब चीजें क्या है। इन जनरल जैसे अपन ने यहाँ पर ये एलिमेंट लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स के एग्जांपल में देखते हैं अपन, तो ये जो लिखा हुआ है 1 जो एलिमेंट है ये आपके पास क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, जैसे अपन क्या बोलते हैं a11। जैसे इसकी बात करें ये 5 किसका एलिमेंट है, ये 5 की पोजीशन क्या है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सीधे लिखेंगे अपन a2 3।
इसीलिए इन जनरल अगर अपन बात करें कि अगर इस मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे की अगर अपन बात करें तो ए आई जे ये हमेशा आपके पास क्या होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्ट लेना पड़ेगा या फिर बोल लो कि सफिक्स लेना पड़ेगा। ये एक नोटेशन है कि किसी भी कोई भी जो नंबर इस मैट्रिक्स के अंदर होगा उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ए आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, नंबर ऑफ, या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। जैसे मैंने एग्जांपल से बताया वापस, अगर मैं आपसे इसी के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर अगर आपसे पूछता हूं कि मुझे A25 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो A25 का मतलब क्या हो गया, सेकंड रो एंड फिफ्थ कॉलम। तो वो आपके पास वैल्यू देगी x² प्लस y²। अब ये जो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी है A11, A12, A13 सो ऑन, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे आपने जो मैट्रिक्स लिखी है इसको अगर अपन इन शॉर्ट में लिखें तो इन शॉर्ट ये जो मैट्रिक्स आपने लिखी है ए मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए आई जे, और बाहर आ जाएगा m/n। तो अभी अपन ने यहां पे देखा कि कोई भी एलिमेंट जो अपन मैट्रिक्स का लिखते हैं उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, और m/n रिप्रेजेंट होता है उसका क्या, ऑर्डर। तो इसलिए अपन इन शॉर्ट इस मैट्रिक्स को जो आपने लिखा हुआ है इसको अपन इन शॉर्ट ए आई जे m/n की फॉर्म में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्दर इसमें कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे पहली चीज आपके पास यहां पर जो ये एलिमेंट्स हैं A11, A22 सो ऑन, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो एलिमेंट्स हैं जहां पर I और J बराबर है, द एलिमेंट्स A11, A22, A33 सो ऑन आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। दूसरी चीज, अगर ये A11 जहां पर I और J बराबर है डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो इनका सम जो होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, डिनोटेड बाय TR ऑफ A। तो ये आपके पास ट्रेस हो जाएगा। इसका मतलब अगर ट्रेस की बात करी जाए तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स A11, A22, A33 सो ऑन। ये आपके पास ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी आप प्रॉपर्टीज देखो कि अगर अपने को ट्रेस जो चाहिए यहां पर, तो ट्रेस आपके पास क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स को अगर ट्रेस ऑफ लैम्डा ए अगर अपन फाइंड करते हैं, यहाँ पे लैम्डा स्केलर है, ये एक्चुअली मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने वाली प्रॉपर्टीज हैं। ये लेटर ऑन अभी अपन एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस और मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर से पढ़ेंगे, लेकिन ट्रेस यहाँ पे लिखा है तो ट्रेस की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे लिख लेते हैं। जब आप आगे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझोगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ट्रेस ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ ए, जहां पे लैम्डा जो है स्केलर है। स्केलर का मतलब सीधा सा समझो कि किसी कांस्टेंट को आप क्या कर रहे हो, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। ये दो मैट्रिक्स का एडिशन की थ्योरम में एडिशन होता है, वो भी अपन समझेंगे थोड़ी देर में। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा आपके पास, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रेस ऑफ ए इंटू बी, मतलब ट्रेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल टू चाहे ए इंटू बी करो या ट्रेस ऑफ आपके पास बी ए करो। ये ट्रेस आपके पास ये प्रॉपर्टीज है ट्रेस की जो आपको ध्यान रखनी है। तो अभी फॉर टाइम बिंग फिर बोल रहा हूं कि अपन ने ट्रेस की जो प्रॉपर्टीज लिखी है, ट्रेस क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और उसकी तीन जो प्रॉपर्टीज है वो आप ध्यान रखो। बाकी ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कब एग्जिस्ट करता है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे आता है, या फिर मैट्रिक्स को लैम्डा मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वो भी अपन थोड़ी देर में समझ लेंगे कि क्या करना है अपने को। वहां पर क्वेश्चन लेते हैं अपन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब एक चीज तो अपने को पता है कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो m/n होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑब्वियसली बात है कि m और n जो होने चाहिए क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए।
और m इंटू n को मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास 36 आ जाना चाहिए। इसका मतलब दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 36 कितने तरीके से आ सकता है, उतनी आपको नंबर ऑफ और इसके पॉसिबल ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो जो पॉसिबल ऑर्डर्स की अगर अपन बात करें तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं अपने पास, 1 इंटू 36 या फिर 36 इंटू 1 भी हो सकता है वापस, फिर 2 इंटू 18 हो सकता है, तो वापस 18 इंटू 2 भी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 3 इंटू 12 हो सकता है, तो 12 इंटू 3 भी वापस पॉसिबल हो जाएगा, या फिर 4 इंटू 9 होगा तो 9 इंटू 4 भी हो जाएगा, 9 इंटू 4 भी होगा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अपने पास, 6 इंटू 6 भी हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर भी हो सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पॉसिबल ऑर्डर्स आपके पास क्या हो सकते हैं, मैट्रिक्स के हो सकते हैं, जिनके अंदर टोटल 36 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3 whose elements are given by aij this। अब aij का मतलब क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। आपको ऑर्डर क्या चाहिए, 2 by 3। तो एक काम कर लेते हैं, पहले अपन यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 by 3 ऑर्डर की। 2 by 3 ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि रो तो कितनी है उसमें 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो अपन उसको पहले aij की फॉर्म में लिख लेते हैं, a11 a12 a13। तो फर्स्ट रो हो गई, 3 कॉलम हो गए, फिर a21 a22 a23, ये आपके पास क्या हो गया 2 by 3 का मैट्रिक्स बन गया। अब हर एलिमेंट को गिवन है इस फॉर्मूले से कि aij विल बी इक्वल्स टू i माइनस 2j होल स्क्वायर बाय 2। तो अपन एक एक वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करें यहाँ पर, कि जैसे अगर अपन कैलकुलेट करते हैं a11, तो i और j को 1 1 रख दो, तो 1 1 रखोगे तो कितना बनेगा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 1 by 2। a12 रख दें, तो a12 का मतलब क्या हो गया, i को 1 और j को 2 रख दो, तो i को 1 और j को 2 रखोगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 by 2। a13 रखोगे तो 1 माइनस 6, तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 by 2। ऐसे जब आप यहां पर बाकी सब वैल्यूज निकालोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, a11 आ गया 1 by 2, a12 आ गया आपके पास 9 by 2, a13 आ गया आपके पास 25 by 2। ऐसे कैलकुलेट कर लें a21, तो a21 क्या आएगा 2 माइनस 2 दैट इज 0। a22 क्या आएगा 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4 4 by 2 अगेन 2, और a23 कितना बनेगा आपके पास 2 3, तो 2 और 6 4, और 2 माइनस 6 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 by 2 वापस कितना हो जाएगा 8। तो ये आपके पास क्या हो गया 2 by 3 की मैट्रिक्स बन गई। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो है वो आपके पास डिफाइंड है, रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो नंबर ऑफ रोज से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर अपन एग्जांपल देखें तो कोई भी मैट्रिक्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अगर एक मैट्रिक्स है तो इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ रोज तो 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ज्यादा है। तो ये आपके पास एक तरीके से हॉरिजॉन्टल रो की तरह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स कब होगी, जब वो वर्टिकल मैट्रिक्स होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो ज्यादा होंगी कंपेरिजन टू नंबर ऑफ, जैसे लिखा है नंबर ऑफ रोज जो होंगी ज्यादा होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के कंपेरिजन में। तो रोज अगर ज्यादा है तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां पे देखा जाए तो रो तो 3 होंगे, कॉलम क्या हो गए 2। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से ही अपने पास मिली है थर्ड टाइप की मैट्रिक्स जो कि है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, वेक्टर एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है तो ये भी आपके पास रो मैट्रिक्स, इसे रो वेक्टर, या फिर नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। रो मैट्रिक्स इसका क्या होगा, सिर्फ उसमें एक ही रो होगी, तो एक ही रो होगी तो वो आपके पास जैसे 1 2 3 4 ये इस फॉर्म में लिखा सकता है, एक ही डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है तो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो रो मैट्रिक्स के अंदर क्योंकि हमेशा एक ही रो होगी तो उसका ऑर्डर हमेशा 1 इंटू 1 by n लिख सकते हैं अपन। 1 रो हो गया, n क्या हो गया उसके कॉलम्स हो सकते हैं। कॉलम वेक्टर से वापस होगी कि कॉलम वेक्टर एक ही कॉलम होगा तो इसलिए उसका ऑर्डर जो लिखा जाएगा वो m by 1 हो जाएगा, जिसके अंदर कॉलम जो रहेगा 1 ही रहेगा। तो इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो एक ही कॉलम है तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4, ये आपके पास क्या हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम्स अगर बराबर हो जाए तो समवॉट वो स्क्वायर का पैटर्न चलेगा। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर किसी भी मैट्रिक्स में बराबर हैं तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स को इन शॉर्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए आई जे विल बी इक्वल्स टू
ए आई जे, अपन यहाँ क्या लिखते हैं एम बाय एन, तो एम बाय एन दिया गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन एन बाय एन। और सीधा सा अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास ए आई जे एन भी लिखा हुआ है तो अपन डायरेक्ट यही वहां से कंक्लूजन निकालेंगे कि मैट्रिक्स है और एन लिखा हुआ है, एन बाय एन नहीं लिखा हुआ, तो वो आपके पास सीधी सी मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर ही होगी। तो इसलिए अपन हमेशा यही बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाय एन और सिंपली एन। जैसे इसके अंदर अगर अपन एग्जांपल बात करें तो एलिमेंट्स इसमें 1 2 3 4, ये इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 by 2 या सिंपली 2 लिख लें, या फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 by 3, या सिंपली अपन इसको क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो ये अपने पास कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, और कौन सी होती है वो अपन देखते हैं। 6 टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स, और एक चीज का ध्यान रहे, डायगोनल मैट्रिक्स जो रहेगी वो हमेशा आपके पास क्या रहेगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखने का नोटेशन अपन ने देख लिया था, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। आई और जे बराबर होते हैं, इसका मतलब वो क्या कहलाते हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स। अगर अब डायगोनल एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करा जाए तो उनको छोड़कर, मतलब आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स को अपन नहीं ले रहे हैं, तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए उस मैट्रिक्स के, 0 ही होने चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी 0, बट अदर देन द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। तो आपके पास जैसा एग्जांपल देखा जाए तो ये अगर स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, तो अगर मैं 3 ऑर्डर की अगर कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूं, या 2 ऑर्डर की ले लेते हैं पहले, जैसे यहां पर ले लिया मैंने ए बी, ये 0 और ये 0, तो डायगोनल एलिमेंट्स तो ये वाले हो गए आपके पास ए और बी, तो इनके अलावा जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए 0। ए और बी खुद क्या है पता नहीं, वो भी 0 हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो कोई डेफिनेशन में डिफाइन नहीं है, ये ऑर्डर 2 हो गया। या फिर अगर अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें 3 ऑर्डर का, तो 3 ऑर्डर का अगर अपन यहां पर लिख लेते हैं जैसे 1 0 2, ये तो हो गए तीनों डायगोनल एलिमेंट्स, और इधर सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं अपन 0 करते हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, जिसका ऑर्डर क्या आपके पास 3 है। तो ध्यान रहे कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जिसके डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने पड़ेंगे, यहां पर बराबर होने पड़ेंगे। तो ये आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इक्वल होंगे, चाहे आप यहां पर ले लो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स का पर्टिकुलर केस है। अब स्केलर मैट्रिक्स से बनती है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स, या फिर जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, और वो बराबर भी किसके हो जाए, अगर 1 के हो जाए तो वो कहलाती है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इन जनरल डिनोट करने का तरीका होता है आई एन, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो I2 की अगर अपन बात करें तो I2 का मतलब क्या हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके दोनों डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1 होंगे, तो 1 0 0 1। और अगर अपन I3 की बात करें तो I3 का मतलब क्या हो गया, एक 3 by 3 की मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर है, और उसके 3 डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपके पास क्या हो गया I2 I3, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए अपने पास। नेक्स्ट आता है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर जो मैट्रिसेस हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर हों, ये स्क्वायर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। इनके अंदर क्या देखा गया है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपन किसे बोल रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउ जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो ही नॉन जीरो होंगे। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मैंने अगर पहले मैं स्क्वायर ले लेता हूं कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स ले लिए मैंने ए बी सी, तो डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउ जो एलिमेंट्स होंगे वो ही एग्जिस्ट करेंगे, उसके बिलो वाले एलिमेंट जो होंगे सारे क्या होंगे 0 ही होंगे। और वही चीज यहां पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि ए आई जे इक्वल्स टू 0 वेयर आई इज ग्रेटर देन जे। यहां पर बात करी जा रहा है तो आई और जे बराबर है, यहां पर क्या होगा, ये कौन सा एलिमेंट है A21, तो आई जे से बड़ा ये कौन सा एलिमेंट है A31, तो आई जे से बड़ा ये A32, तो ये भी क्या होगा आपके पास,
ये जो एलिमेंट है ये हो जाएगा A32, तो i j से बड़ा हो रहा है तो ये 0 होगा। इसके ऊपर जो एलिमेंट है डायगोनल के ऊपर या फिर डायगोनल एलिमेंट खुद 0 हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी एलिमेंट होंगे अपर ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, ट्राइंगल जो डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनके बिलो के एलिमेंट्स क्या होने पड़ेंगे, दे मस्ट बी 0, चाहे ये 1 2 3 कुछ भी हो जाए आपके पास। तो ये तो हो गया स्केलर, ये तो हो गया आपके पास कौन सा, स्क्वायर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। अब अगर अपन इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लें तो भी वो अपर ट्रायंगुलर कहलाएगी। जैसे यहां पर अगर अपन कोई भी लेते हैं, जैसे 1 A B C D, यहां पे ले लिया अपन अब 0 0 1 2 0 0 5 7, तो वापस इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो ये हो गए A1 5, और डायगोनल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट 0 हो गए, तो वापस ये क्या होगा, i और j जो बड़ा है, i जब j से बड़ा होगा तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। फिर लोअर ट्रायंगल एलिमेंट, लोअर ट्रायंगल में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि डायगोनल एलिमेंट के अबाउ जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, यहां पर 0 होंगे। तो जैसे वापस एग्जांपल कि अगर मैं लोअर ट्रायंगल की बात करूं तो इसी के लिए अगर अपन बात कर ले तो यहां पर अगर A B C है तो यहां पर तीनों एलिमेंट जो होने पड़ेंगे वो क्या होने पड़ेंगे, 0 होने पड़ेंगे। यहां पे चाहे 1 2 3 कुछ भी आ जाए। या फिर अगर अपन दूसरा एग्जांपल देखें जिसके अंदर अगर अपन स्क्वायर नहीं ले रहे हैं तो यहां पर बात करें अपन, जैसे ये एग्जांपल मैं वापस दे रहा हूं, इसमें क्या होगा, ट्राइंगल के अबाउ जो एलिमेंट्स होंगे A1 5, तो यहां पर ये सारे एलिमेंट्स क्या होने पड़ेंगे आपके पास, 0 0 ही होने पड़ेंगे। तो 0 1 2 0, ये भी 0 होगा आपके पास, यहां पर हो जाएगा 5 6 मान लो, यहां पर 0 0, तो यहां पर क्या होगा आपके पास, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके अबाउ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, 0 हो जाएंगे। अब इसलिए ध्यान रखना, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल के अंदर हमेशा आपको देखना है डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो अपर ट्रायंगल कहलाएगा, और डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउ सारे एलिमेंट्स हैं तो 0 हैं तो क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। एक चीज और नोट कर देना, जहां पे अपन ने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा था ना, वहां पर एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, एक चीज नोट कर देना कि अगर Aij, ये चीज आप नोट कर देना वहां पर, Aij एंड Abi, ये दोनों जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं आपके पास, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं आपके पास, ये किसी भी मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए तो। और एक चीज और नोट करना, एक तो ये फर्स्ट यही नोट कर लो चलो इसके बाद ही, और दूसरा जो अभी अपन ने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, वो मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। तो एनी डायगोनल मैट्रिक्स of order n is denoted by कोई भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसको DIAG और उसके एलिमेंट्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके 0 होते हैं, तो इसलिए उसको इसी फॉर्म में लिखा सकता है, A11 A22 से लेकर ANN। तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आप ध्यान रखना, कि एक तो कि आपके पास IJ और JI जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, और किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को, एन ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है A इक्वल्स टू DIAG फॉलोड बाय डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 सो ऑन अप टू ANN। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स जैसे नाम से समझ में आ रहा है ये क्या होगी, अगर मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 0 है, इफ ईच एलिमेंट of a matrix is 0, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपके पास, नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर भी हो सकती है, अगर एग्जांपल देखें तो नल मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर भी हो सकती है और वो स्क्वायर नहीं हो, जरूरी नहीं है। जैसे ये 0 0, ये आपके पास 2x2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स होगी, और वैसे अगर बात करा जाए 0 0 0 0 0 0, ये आपके पास क्या हो गई, ये 2x2 ऑर्डर की आपके पास नल मैट्रिक्स हो गई, और ये 2x3 ऑर्डर की आपके पास नल मैट्रिक्स हो गई। मतलब अगर सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपके पास, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस का मतलब क्या हो गया, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ देयर ऑर्डर इज सेम। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिसेस क्या कहलाएंगी, कंपेरेबल। अभी कंपेरेबल मैट्रिसेस अपन यूज कहां पे करते हैं, देखो जब अपने को दो मैट्रिक्स के लिए इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की बात करी जाए तब अपन ये वहां पर यूज करेंगे। जैसे
तो दो मैट्रिक्स अगर अगर अपने पास है, तो लेट अगर अपन दो मैट्रिक्स लेते हैं, ए इक्वल्स टू ए आई जे, ऑर्डर हो गया एम बाय एन, और बी मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं बी आई जे, जिसका ऑर्डर हो गया आपके पास पी बाय क्यू। तो अगर आपको ये कहा गया है कि दो मैट्रिसेस ए और बी अगर ये आप इक्वल कर रहे हो, तो इसकी दो कंडीशन होंगी। सबसे पहली कंडीशन तो क्या होंगी, मैट्रिक्स जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल मैट्रिसेस होनी चाहिए। कंपेरेबल मैट्रिक्स के साथ साथ दूसरी कंडीशन जो साइमल्टेनियसली होल्ड करेगी वो आपके पास क्या करेगी, यहां पर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल ऑल्सो। मतलब ये हो गया कि अब अगर मेरे को ये दो मैट्रिक्स दे रखी है, ए आई जे एम बाय एन और बी आई जे बी मैट्रिक्स दे रखी है बी आई जे पी बाय क्यू, तो अगर मैं इनको इक्वेट कर रहा हूं तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल आपके पास कभी होंगी जब इनका ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर कंपेरेबल का मतलब ऑर्डर सेम, तो ऑर्डर कब सेम होगा, जब एम पी के बराबर हो जाएगा और साइमल्टेनियसली एन किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के। एंड सेकेंड कंडीशन आएगी ए आई जे विल बी इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। तो आई और जे की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास कंपेरेबल मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को इक्वल कैसे करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास किसी भी मैट्रिक्स को अगर अपन स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब सीधा सा ये निकालना कि अपन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर अपने पास लैम्डा अगर कोई भी नॉन जीरो स्केलर है, नॉन जीरो अगर लैम्डा अपने पास कोई भी अगर स्केलर अगर आपको दे रखा है, नॉन जीरो स्केलर है, और साथ में ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है कोई भी ए आई जे एन बाय एन फॉर्म की आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो जब आप इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा ए विल बिकम सम न्यू मैट्रिक्स। मान लेता हूं वो मैट्रिक्स बन जाती है कुछ बी आई जे, ऑर्डर वही रहेगा। लेकिन अब यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आपने लैम्डा नॉन जीरो स्केलर से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा है, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसके अगर एलिमेंट्स बी आई जे हैं, तो हर एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हो स्केलर से, तो हर एलिमेंट से वो स्केलर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास लिखिए 1 2 3 -5 3 और ये मान लो लिख लेता हूं कि -7। अब मैं अगर इसको यहां पर इस मैट्रिक्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2a विल बी 2 स्केलर हो गया। 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी, तो हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 6 -10 6 एंड -14। सिमिलरली आप ये ध्यान रखना कि कभी भी मैट्रिक्स में से कोई भी अगर एलिमेंट अगर कॉमन लेना है तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से नहीं आएगा, सारे एलिमेंट में से ही आपको क्या करना पड़ेगा, वो एलिमेंट कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर हो गया। इसके बाद अपन मूव करते हैं कि दो मैट्रिक्स हो गई, 3 हो गई, उनको अपन ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो अपन मूव करते हैं ऑपरेशंस, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट हो गया एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अब एल्जेब्रिक ऑपरेशन में सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस दो मैट्रिक्स का एडिशन अपने पास क्या होगा। अगर एक मैट्रिक्स अगर आपने ले ली, सबसे पहले तो एडिशन अगर आप लेते हो किसी भी मैट्रिक्स का, तो तभी एप्लीकेबल होगा जब मैट्रिक्स आपके पास क्या होंगी, कंपेरेबल होंगी। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस पॉसिबल ओनली व्हेन मैट्रिसेस आर कंपेरेबल। अभी अपन ने कंपेरेबल का मतलब लिखा ही था कि दो मैट्रिक्स कंपेरेबल का मतलब क्या होता है, उनका ऑर्डर आपके पास क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो अब कंपेरेबल मैट्रिसेस अगर होंगी तो अपने पास वापस जैसे लेट ए मैट्रिक्स में ले लेता हूं ए आई जे ऑर्डर एम बाय एन, एंड बी मैट्रिक्स ले लेता हूं बी आई जे। अब क्योंकि कंपेरेबल हैं तो मेरे को उनका ऑर्डर सेम लेना ही पड़ेगा। तो देन
अब जब आप दो मैट्रिक्स को जैसे अपन ने इक्वेट करा था तो ऑर्डर सेम हुआ था और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हुए थे वहां पर इक्वल हुए थे। तो वही चीज अब क्या करें, अगर अब आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड करोगे तो मान लेता हूं कि लेट सम सी मैट्रिक्स बन जाती है। तो वह जो सी मैट्रिक्स जो होगी आपके पास, उस सी मैट्रिक्स के एलिमेंट अगर सी आई जे हैं तो ध्यान रहे कि दो मैट्रिक्स कंपेरेबल हैं तो उनको ऐड करोगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर वही होगा जो गिवन मैट्रिक्स का था। और वो जो सी जो अब यहां पर जो सी आई जे होगा, मतलब जो इन दोनों मैट्रिक्स के एडिशन से नई जो मैट्रिक्स बनी है उसका जो एलिमेंट होगा वो दोनों मैट्रिसेस ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन के रूप में आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन के बाद अपन मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। अच्छा चलो सोच के बताओ जरा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस में क्या होने वाला है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस की अगर अपन बात करें तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस की अगर अपन बात कर लेते हैं तो सब्ट्रैक्शन सिंपल है क्या कि अगर जैसे मैं अभी वही ले रहा हूं कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, वापस सब्ट्रैक्शन भी जो होगा वो आपके पास किसके बीच में होगा, कंपेरेबल मैट्रिसेस ही होनी पड़ेगी तभी जाके सब्ट्रैक्शन यूज होगा। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ फर्क नहीं है। अगर मैं यहां पर a माइनस बी कर देता हूं इसका मतलब क्या हो गया, बी मैट्रिक्स को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन में आपको पता ही है। तो इसका मतलब अगर मैं a माइनस बी करता हूं तो कोई नया मैट्रिक्स मान लेता हूं कि d बन जाएगा आपके पास। वापस a और b में वही ले रहा हूं कंपेरेबल मैट्रिसेस। जब दो मैट्रिक्स को आपने सेपरेट करा तो d बन गई नई मैट्रिक्स। अब जो वो d जो नई मैट्रिक्स बनी है आपके पास वो सम डी आई जे होगा, उसके एलिमेंट्स ऑर्डर वही रहेगा जो ए और बी का होगा। लेकिन यहां पर जो डी आई जे के एलिमेंट्स होंगे, यहां पर क्या हुआ था आपके पास, क्या होता दोनों ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हुए थे। यहां पर क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट इज ए आई जे माइनस बी आई जे। तो ये आपके पास क्या हो गया, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपके पास इसी फॉर्म में होगा। तो अपन वापस एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अगर कंपेरेबल होगा तो कंपेरेबल के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। कंपेरेबल हो गया तो दो मैट्रिक्स को अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। और इक्वेट कब कर पाएंगे, जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैट्रिसेस क्या होनी पड़ेंगी, कंपेरेबल। कंपेरेबल के बाद एडिशन के अंदर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस के अंदर क्या होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करे जाएंगे। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के ऊपर अभी अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो कर लिए, उन पे कुछ अपन प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज जो है फटाफट एक बार आप लोग देख लो, मैं थोड़ा साइड में आता हूं, आप लोग इसको जरा सा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब प्रॉपर्टी समझ लो, दो अगर मैट्रिसेस हैं तो वापस जहां पर भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लिखा है ऑब्वियसली बात है कि मैट्रिसेस क्या होंगी, कंपेरेबल होंगी। तो दो मैट्रिक्स अगर है a प्लस बी तो b प्लस, इसका हम कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेंगे। एसोसिएटिव के अंदर कोई भी तीन मैट्रिक्स को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ए और बी को एसोसिएट कर लो, जो आंसर है उसको सी के साथ ऐड कर दो, या फिर बी और सी को पहले एसोसिएट कर लो, जो आंसर है उसको तीसरी मैट्रिक्स ए के साथ आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लैम्डा अगर कोई भी स्केलर है तो लैम्डा टाइम्स ए प्लस माइनस बी विल बी इक्वल टू लैम्डा ए प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स बी। लैम्डा स्केलर होगा तो हर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, लैम्डा दोनों में मल्टीप्लाई रहेगा। नेक्स्ट है स्केलर अगर लैम्डा है तो लैम्डा ए लिखूं या ए इंटू लैम्डा लिखूं, एक ही बात होती है। दो स्केलर्स अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैट्रिक्स ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 बी। बीच में एड सब्ट्रैक्शन हो तो भी वापस वही वाली बात है। फिर नल मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करा जाता है। नल मैट्रिक्स जो रहेगी किसी भी मैट्रिक्स के लिए वो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, क्योंकि नल मैट्रिक्स के अंदर कोई भी मैट्रिक्स आप ऐड करो, चाहे ए प्लस ओ लिखो या ओ प्लस ए लिखो, क्या मिलेगी आपको, ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो आपको ध्यान रखनी है, दो टर्मिनोलॉजी होती है एक्चुअली, आपको ध्यान रखनी है। एक तो एडिटिव आइडेंटिटी, तो नल मैट्रिक्स जो रहेगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। दूसरी होती है आपके पास टर्मिनोलॉजी एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो बन जाता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो उस गिवन मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, वो एडिटिव इनवर्स। वही लिखा हुआ है माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इसका मतलब ए मैट्रिक्स को अगर आप उसी के एडिटिव इनवर्स से ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, नल मैट्रिक्स ही मिलने वाली है। नेक्स्ट है
अपन ने पहले जब ट्रेस लिखा था तो ट्रेस में अपन लिखा था ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। इसको इन जनरल अपन लिख लेते हैं। अगर ट्रेस फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स ए को पी से मल्टीप्लाई करके, बी मैट्रिक्स को क्यू से मल्टीप्लाई करके, तो ट्रेस ऑफ पी ए प्लस क्यू बी, पी और क्यू स्केलर्स हैं, विल बी इक्वल टू पी टाइम्स ट्रेस ऑफ ए प्लस क्यू टाइम्स ट्रेस ऑफ बी। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रखना। अभी अपन जब इलस्ट्रेशंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे इस वाली प्रॉपर्टी को मैं क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो अपन ने इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस या एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस अभी जो अपन ने ऑपरेशंस लिखे थे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ दो मैट्रिसेस आपको क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो दो मैट्रिक्स अगर आपको इक्वल दे रखी है तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि क्या उनका ऑर्डर सेम है। तो पहली जो मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर क्या आपके पास 2/2 भी है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्योंकि 2/2, इसका मतलब वी कैन इक्वेट द टू मैट्रिसेस। और अब जब इक्वेट करने की बात आती है तो अपन इक्वेट कब करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर करके। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर करेंगे तो यहां से आपके पास इसका फर्स्ट एलिमेंट है x प्लस 3 विल बी इक्वल टू, इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा -x - 1। फिर इसका सेकंड a12 एलिमेंट है 2y प्लस x, तो वो हो जाएगा आपके पास 0। नेक्स्ट ये एलिमेंट कौन सा हो जाएगा a21, तो a21 यहाँ पर है z-1 और इधर लिखा हुआ है 3। और नेक्स्ट जो होगा आपके पास ये एलिमेंट है a22, तो जाएगा 4w - 8 विल बी इक्वल टू 2w। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2x इक्वल टू -4, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू -2। x की वैल्यू जब आप यहाँ पर -2 पुट करोगे तो आपके पास y कितना आ जाएगा 1। यहां से z डायरेक्टली आपके पास 4 आ रहा है और यहां से आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2w विल बी इक्वल टू 8, दैट मीन्स w विल बी इक्वल टू अगेन 4। तो ये x, y, z की आपके पास x, y, z, w की क्या होगी आपके पास वैल्यूज होगी जब अपन ने दो मैट्रिक्स को इक्वेट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a और b दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, अब उनको ऐड करना है a प्लस बी, 2a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। यहीं पर अपन ट्रेस वाली प्रॉपर्टी भी अभी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो आप अगर ये दो मैट्रिसेस है, अगर इनको अब आप ऐड करने जा रहे हो तो वापस क्या चीज चेक करनी पड़ेगी, कंपेरेबल है या नहीं। इसका ऑर्डर कितना हुआ है 2 रो और 3 कॉलम, तो 2/3। इसके अंदर भी 2 रो और 3 कॉलम 2/3। इसका मतलब क्या हो गया, इनके अगर आपके पास कंपेरेबल हैं तो अब अपन इनको ऐड कर सकते हैं। अब जब दो मैट्रिक्स को अपन ऐड करेंगे तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर वही रहेगा जो इनका है, लेकिन क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो रहेंगे वो आपस में क्या होंगे आपके पास ऐड करने पड़ेंगे। मतलब ये हुआ इसका पहला एलिमेंट है 2 और इसका पहला एलिमेंट है -1, तो ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे ऐड होंगे। तो अपन जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी 1। ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते जाओ तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये हो जाएगा आपके पास 13। ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास है 2a माइनस बी। तो 2a माइनस बी की अगर अपन बात करें तो 2a माइनस बी के अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 6 8 -6 8 16 माइनस बी मैट्रिक्स जो लिखेंगे वो -1 4 7 -3 -2 5। अब इनके वापस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर लेते हैं अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। 6 माइनस 4 2 1 -3 प्लस हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस करेंगे तो 11। अब देखो ये आपके पास a प्लस बी और ये हो गया। तो अभी अपन ने ट्रेस वाली जो प्रॉपर्टी लिखी थी ना, अगर अपन यहां पर चेक करें इसका ट्रेस, तो ट्रेस ऑफ a प्लस बी कितना होगा डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो डायगोनल एलिमेंट का सम कितना होगा 1 + 2। इन दोनों को एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो हो जाएगा 3। दैट विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ए का ट्रेस कितना है अपने पास ये 6 और बी का ट्रेस कितना है बी का ट्रेस कितना अपने पास -3। तो वापस कितना हो गया 3। इसका आंसर सीधा सा लिखा हुआ है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ये वेरीफाई हो गया यहां से। इसमें भी वापस वेरीफाई कर लेते हैं। अगर यहां से देखा जाए तो ये आपके पास 2a माइनस बी लिखा हुआ है। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी निकालो, तो ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी अगर आप यहां से निकालोगे तो आएगा 10 5 + 10 15। ये वापस डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। तो अब अगर आप यहां से ये वाली वैल्यू आ गई, अब आप इसको आराम से वेरीफाई कर सकते हो। इसको आप देख सकते हो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए माइनस
ट्रेस ऑफ बी। अब आप देख लो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए कितना है 6, तो 2 इंटू ये हो गया आपके पास 6, माइनस ट्रेस ऑफ बी कितना है आपके पास -3, तो आप सिंप्लीफाई कर लो, 12 माइनस वापस कितना हो गया 12 प्लस 3 15, इसका मतलब वापस प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी, ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर अब आपको यहां पर इफ ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 5 7 12, बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 9 1 7 8, then find matrix C such that आपको दे रखा है 3a plus 5b plus 2c is null matrix। ये आपको एक कंडीशन दे रखी है कि नल मैट्रिक्स जो हो जाएगा आपके पास वो ये होगी। अच्छा, अब ये नल मैट्रिक्स क्या होती है? नल मैट्रिक्स क्या हो गया आपके पास? वो मैट्रिक्स जिसके सारे ही डायगोनल एलिमेंट, सारे ही एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपके पास? नल मैट्रिक्स। तो अब अपने को अगर ये दे रखा है कि 3a plus 5b plus 2c विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो दैट मीन्स 3a, मैट्रिक्स a को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैट्रिक्स a को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 3 15 21 36, प्लस बी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर लें 5 से, तो 45 5 35 और यहां से हो जाएगा आपके पास ये 40, दैट विल बी इक्वल टू -2c, तो दैट मीन्स सी मैट्रिक्स सी जो होगा वो -1/2, और इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अपन क्या करते जाते हैं यहाँ पर ऐड करते जाते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 48, इनको ऐड करेंगे तो 20, इसको ऐड करा तो अपने पास आ गया 56, और ये ऐड करा तो अपने पास आ गया 76। क्योंकि अब ये जब वैल्यू होगी, क्योंकि नल मैट्रिक्स कहा गया है, तो इक्वल्स टू में इधर जाएगा, नल मैट्रिक्स में किसी को भी ऐड करो, नल मैट्रिक्स अपने पास क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो उसमें कोई भी मैट्रिक्स ऐड करो वही मैट्रिक्स मिलेगी। यहां से आपके पास इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी सी मैट्रिक्स भी मिल जाएगी। अब अपन थर्ड अलजेब्रिक ऑपरेशंस पे चलते हैं मैट्रिसेस के, जो कि आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से समझना कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में क्या जरूरी कंडीशन होती है, इसमें ध्यान रखना। द प्रोडक्ट ए बी, अगर ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं तो द प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ number of column of A will be equals to number of rows of B। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैंने प्रोडक्ट ए बी डिफाइन करा ना कि बी ए डिफाइन करा, मतलब अगर आप ए बी डिफाइन कर रहे हो तो ए मैट्रिक्स जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के हमेशा क्या होने चाहिए बराबर ही होने चाहिए। जैसे अगर अपन अगर बात करें कि ए मैट्रिक्स अगर आपके पास लिखी हुई है ए आई जे एम बाय एन, एंड बी मैट्रिक्स आपके पास लिखी है बी आई जे पी बाय क्यू, तो अगर यहाँ पर प्रोडक्ट ए बी अगर एग्जिस्ट करना है तो ए बी अगर एग्जिस्ट करेगा तो जब ही करेगा जब आपके पास क्या होगा ए का जो कॉलम है एन, ए के कॉलम कौन हो गए एन, और बी के रो कौन सी हो गई क्यू। इसका मतलब यहाँ पर एन और क्यू के पी क्या होने पड़ेंगे बराबर होने पड़ेंगे। अब जब अगर यहाँ पर अगर आपने 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, मान लेता हूं कि ए बी मल्टीप्लीकेशन सम न्यू मैट्रिक्स सी हो जाती है, तो जो आपके पास एन और पी तो बराबर हो गए, अब यहाँ पर दोनों के इसका फर्स्ट बचा एन एम और इसका लास्ट बचा क्यू। इसका मतलब जो आपके पास नई जो मैट्रिक्स इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो भी समझते हैं एग्जाम्पल से, लेकिन पहले अपन क्या देख रहे हैं ये ए बी एग्जिस्ट करेगा तो इसके पहली वाली मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो अगर अपन यहाँ से एन और पी को अगर अपन हाइड कर लें
तो अपने पास m और q बचेगा। तो जो नई मैट्रिक्स जो आपके पास बनेगी, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा दोनों के बचे बची चीज, मतलब यहाँ पर m बचा और ये q बचा, तो m बचा रो की जगह पर, तो ये m बाय q। तो जो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन से जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास, m बाय q होगा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ए बी अगर आप मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हो तो हियर ध्यान रखना, ए मैट्रिक्स जो कहलाती है वो कहलाती है आपके पास प्री मल्टीप्लायर, और जो बी मैट्रिक्स कहलाएगी वो आपके पास कहलाएगी पोस्ट मल्टीप्लायर। सिंपल सा है, प्री और पोस्ट का मतलब क्या, पहले और बाद में। तो अगर आप प्रोडक्ट ए बी की बात कर रहे हो तो प्रोडक्ट ए बी अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें ए जो पहले मैट्रिक्स लिखी है वो प्री मल्टीप्लायर कहलाएगी, और बी जो मैट्रिक्स बाद में लिखी है वो क्या कहलाएगी, पोस्ट मल्टीप्लायर कहलाएगी आपके पास। तो अब अपन यहां पर ये देख लिया, तो पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट ये फिर समझ लो कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट तभी करेगा जब पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होगी। वो अपन ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल से लेके समझ लिया। और दूसरी चीज यहाँ पे समझनी ये है कि अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर जाएगा तो जो भी प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा आपके पास, जो दोनों में इसके कॉलम और इसके रो बराबर हो गए, तो m बाय q जो होगा वो नई मैट्रिक्स जो उनका प्रोडक्ट से आएगी वो उनका क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा। अब अपन यहाँ पर इनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा वो अपन चेक कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया अगर a1 a2 b1 b2, और बी मैट्रिक्स मैंने ले ली L1 L2 L3 M1 M2 M3। तो मैं यहां पर अगर सबसे पहले, अब जब भी आपको अगर प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जाए ना तो दोनों मैट्रिक्स को आप पास पास रख लेना। तो जैसे आपने ए पहले है तो A1 A2 B1 B2 मल्टीप्लाई विद बी मैट्रिक्स बाद में है तो उसके एलिमेंट्स को L1 L2 L3 और M1 M2 M3। अब ढंग से समझना कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। तो मल्टीप्लीकेशन होगा या नहीं होगा पहले चेक करते हैं वापस। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है आपके पास 2/3। तो क्योंकि ये 2 इसके कॉलम और इसके रोज बराबर हैं तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर जाएगा। अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब एग्जिस्ट करता है ना तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा होती है रो बाय कॉलम। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा आप ध्यान रखोगे रो बाय कॉलम होगा, मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स लिखी हुई है जिसे प्री मल्टीप्लायर बोल रहे हैं उसके रो, और जो सेकंड मैट्रिक्स लिखी है जिसे अपन पोस्ट मल्टीप्लायर बोल रहे हैं उसके कॉलम्स, वो आपस में मल्टीप्लायर होंगे आपके पास और ऐड होंगे। कैसे होगा ये, अगर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब इसके फर्स्ट मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लायर के रो और पोस्ट मल्टीप्लायर के कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई ऐड करना है, मतलब सम सॉर्ट ऑफ ये डॉट प्रोडक्ट की तरह होगा A1 L1 प्लस A2 M1। तो यहाँ पे आ जाएगा A1 L1 प्लस A2 M1, ये इसका पहला एलिमेंट बनेगा। फिर अभी सबसे पहले रो बाय कॉलम कर रहे हैं तो पहली रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी अभी आपके पास, तो फर्स्ट रो में लिखा जाएगा ये। अब इसका फर्स्ट रो ये वाली होगी, अब इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो A1 L2 प्लस A2 M2। नेक्स्ट अब फर्स्ट रो का ये फर्स्ट रो फिर वापस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी A1 L3 प्लस A2 M3, ये आपके पास हो गया। फर्दर अब जब फर्स्ट रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आ गए जो आपके पास नई मैट्रिक्स बनी उसके सेम। अब इसी मैट्रिक्स के फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है ए प्री मल्टीप्लाई उसकी सेकंड रो लेंगे और वापस तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे बताओ क्या बनेगा, A1 नहीं, अब यहां पर B से स्टार्ट होगा तो B1 L1 प्लस B2 M1। सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा B1 L2 प्लस B2 M2, और थर्ड आ जाएगा आपके पास B1 L3 प्लस B2 M3। अब आप ढंग से देखो ये जो नई मैट्रिक्स बनी है इसका ऑर्डर क्या हो रहा है आपके पास, ये 2/3 ऑर्डर की, 2 रो और 3 कॉलम हो गया। आपको बताया था ना ये 2 से 2 तो गया, ये 2 और ये 3 बचा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। अब अपन ये चेक करते हैं कि अपने पास देखें B एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अपन वापस B मैट्रिक्स पहले लिखी है, अब ये प्री मल्टीप्लायर हो गई B और ये क्या हो गई पोस्ट मल्टीप्लायर। तो B मैट्रिक्स को लिख लेते हैं L1 L2 L3 M1 M2 M3, और इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं अपन किससे, A मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स से A1 A2 B1 B2। वापस चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा।
इसका ऑर्डर जो हो गया वो इसका ऑर्डर हो गया आपके पास 2/3 और इसका ऑर्डर हो गया आपके पास 2/2। अब पहली जो मैट्रिक्स है बी वो प्री मल्टीप्लायर है, उसके कॉलम दूसरी मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लायर के रो के बराबर नहीं है। ये अगर बराबर नहीं है इसका मतलब बी ए जो होगा वो आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड आ जाएगा आपके पास। तो ध्यान रखो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसके क्वेश्चंस आप कोशिश करना है कि आप इसके क्वेश्चन थोड़े बहुत करो ताकि फटाफट आप लोगों के हाथ चले और मल्टीप्लिकेशन आप जल्दी जल्दी करने लग जाओ। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मान लो ये ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, देन फाइंड द प्रोडक्ट ए बी एंड बी एंड हेंस वेरीफाई ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी। शुरू में अपन ने लिखा था तो अब इसको अपन वेरीफाई भी कर देते हैं। अब जैसे अगर अपने को प्रोडक्ट ए बी फाइंड करना है तो आप दोनों मैट्रिक्स को साथ साथ देख लो 1 3 5 2 -4 6 मल्टीप्लाई विद बी ए जो हो जाएगा 4 5 6 7 -8 2। अब यहां पर लिख लेते हैं प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो इसका अपने पास ऑर्डर कितना हो गया अपने पास 3/2 और इसका ऑर्डर हो गया अपने पास 2/3। इसका मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा और प्रोडक्ट आपको बताया था हमेशा अपन क्या लेते हैं R/C, तो रो बाय कॉलम, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यहां पर क्या वैल्यू आएगी, इसको ढंग से समझो वापस। अब आप 4 × 1 4 प्लस होगा आपके पास 2 × 7 दैट इज 14। फिर वापस आएगा आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया इसका 1 × 5 5 2 × -8 -16 फिर 2 × 6 1 × 6 6 प्लस 2 × 2 4 ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 × 4 12 -28 फिर वापस 15 प्लस 40 सॉरी 32 फिर 3 × 6 18 और यहां पर जाएगा -8। इसका ऑर्डर देख लो आप डायरेक्ट, अगर ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट ऑर्डर जो बनेगा वो 3/3 की मैट्रिक्स ही बनने वाली है आपके पास। फर्दर अब वापस 5 × 4 20 फिर प्लस 42 25 -40 8 13 प्लस 12। सिंप्लीफाई कर लो तो जो ये आपके पास जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो आपके पास कितनी बन जाएगी 18 -16 62 देन हो जाएगा -11 47 ये हो गया आपके पास -23 फिर हो गया 10 10 और ये हो गया आपके पास 42। ये आपके पास प्रोडक्ट ए बी आ गया। चलो अगर प्रोडक्ट ए बी आ गया तो अपन इसका ट्रेस निकाल लेते हैं। ट्रेस ऑफ ए बी कितना है अपने पास, ट्रेस ऑफ ए बी कितना आ जाएगा 18 प्लस 47 प्लस 42। ये इसका ट्रेस हो गया आपके पास। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो इनका अपन ने ट्रेस निकाल लिया तो ट्रेस कितना आ गया ये 40 80 90 100 107। सिमिलरली अब अपन फाइंड करके देखते हैं कि प्रोडक्ट बी ए कैसा आएगा अपने पास। तो बी ए अगर लिखना है तो बी मैट्रिक्स को पहले लिख लो 4 5 6 7 -8 2 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स है अपने पास 1 3 5 2 -4 6। वापस देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसका जो ऑर्डर है अपने पास, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है 2/3 और इसका ऑर्डर अपने पास 3/2। तो वापस ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा नई मैट्रिक्स जो भी आपके पास कितने ऑर्डर की आ जाएगी 2/2। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो गया 4 + 15 + 30। नेक्स्ट आ जाएगा 8 -20 + 36। फिर नेक्स्ट आ जाएगा वापस सेकंड रो को फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 7 -24 + 10। फिर आ जाएगा आपके पास 14 + 32 + 12। इसको फिर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 49 24 -7 एंड 58। ये आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई तो ये हो गया आपके पास बी ए। यहां से चेक करते हैं तो ट्रेस ऑफ बी ए जो होगा वो ट्रेस ऑफ बी ए क्या होगा आपके पास 49 + 58। ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा तो वापस कितना आ गया आपके पास 107। तो देख लो आप प्रोडक्ट ए बी और बी ए आ भी गया और ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो ट्रेस ऑफ किसके पास आ गया आपके पास बी ए के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी है जो अपने को याद भी रखनी है।
एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन पे। मान लो ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ए ऑफ थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको वेरीफाई करना है ए ऑफ अल्फा इंटू ए ऑफ बीटा विल बी इक्वल्स टू ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अगर अपन एलएचएस ले लेते हैं तो ए ऑफ अल्फा इंटू ए ऑफ बीटा का मतलब क्या हो गया आपके पास, थीटा को अल्फा और बीटा से रिप्लेस कर दो। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा मल्टीप्लाई विद, वापस आपके पास ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा एंड कॉस बीटा। अगेन वापस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, 2 by 2, इसका मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर जाएगा, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा 2 by 2। मल्टीप्लाई करने का तरीका रो बाय कॉलम, इसको फटाफट देख लेते हैं अपने पास क्या बनेगा ये। तो ये बनेगा कॉस थीटा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट हो जाएगा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और यहां पर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो अब इनको अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये वैल्यू आएगी ना साइन, सॉरी यहां से वैल्यू आएगी आपके पास, लास्ट जो आएगी वो आएगी साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा एंड प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो अब जब अपन इनको देखेंगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। फर्दर यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा विद नेगेटिव साइन। ये डायरेक्ट आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया। और ये वाली वैल्यू जो होगी कॉस ए कॉस बी माइनस, तो वापस क्या हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया आपके पास आरएचएस। तो एक बार फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन को दो अपन ने एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल इजी है लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी कि दो मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो बाय कॉलम ही मल्टीप्लीकेशन आप करोगे, इनमें ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अपन ने ए और बी दो मैट्रिक्स लेके उनका मल्टीप्लिकेशन निकाला था, ए बी भी निकाला था और बी ए भी निकाला था। और आप चेक कर लो उन दोनों में ए बी और बी ए बराबर नहीं आए थे। तो अपन इसलिए ध्यान रखें कि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। मतलब ये इन जनरल बोल रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर किसी एग्जाम्पल के लिए ए बी और बी ए बराबर भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल अपन ए बी और बी ए को बराबर नहीं मानेंगे। अगर ए बी और बी ए, अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए हो जाता है तो इसका मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं। तो ये अगर बराबर नहीं है तो इन्हें अपन एंटी कम्यूट बोलते हैं, कि दो मैट्रिसेस जो है आपके पास वो क्या है, एंटी कम्यूट है, मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रही हैं। दूसरा जो होता है आपके पास वो एसोसिएटिव लॉ जरूर फॉलो करती है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होगा वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब क्या हुआ, ए बी सी अगर तीन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हैं तो पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई कर लो या फिर ए इंटू बी सी कर लो। तो अब पहले आप दो मैट्रिसेस ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट आया उसको सी से, या पहले बी और सी मल्टीप्लाई कर लो फिर रिजल्ट आया ए से। वापस यहां पर वो कंडीशन अभी भी एप्लीकेबल है कि अगर दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहली वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट अगर एग्जिस्ट करेगा, ए बी बी अगर एग्जिस्ट करता है ए बी और बी सी, तो आपके पास ये वाली कॉम्पिटेटिव, मतलब कॉम्पिटेटिव नहीं, ये क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये एसोसिएटिव लॉ जरूर फॉलो करता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है अपने पास, अगर लैम्डा कोई भी स्केलर है, लैम्डा को अगर आप किसी भी लैम्डा स्केलर को अगर आप दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन ए बी से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो लैम्डा क्योंकि स्केलर है तो आप इसको ए लैम्डा ए इंटू बी लिख सकते हो, या फिर ए इंटू लैम्डा बी भी लिख सकते हो, जहां पर लैम्डा के आपके पास स्केलर रहेगा। चौथी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है मल्टीप्लीकेशन रूल। मतलब ए इंटू बी प्लस सी है,
क्योंकि ए अगर प्री मल्टीप्लायर है तो प्री मल्टीप्लायर ही रहेगा, तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी। और अगर यहां पर अगर आपके पास ए को अगर पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी प्लस सी इंटू अगर ए लिखा हुआ है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, बी ए प्लस सी ए बन जाएगा। तो मतलब ए क्योंकि प्री मल्टीप्लायर है तो वो प्री आगे से ही मल्टीप्लाई होगा, ए पोस्ट मल्टीप्लायर है तो वो पीछे की तरफ ही मल्टीप्लायर रहेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होगा, यहां पर अगर अब आई एन जो होता है, आई एन अपने पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो यहां पर क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो आई एन जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वहां पे आपके पास क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को मैं अगर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, चाहे प्री मल्टीप्लाई करूं चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करूं, वो हमेशा प्रोडक्ट आपके पास क्या रहेगा, ए मैट्रिक्स ही आने वाला है। सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी अभी जो अपन ने ट्रेस वाली लिखी थी वो अपन वापस लिख लेते हैं यहां पर कि ट्रेस ऑफ ए बी जो अपन ने वेरीफाई करी थी विल बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए हो जाएगा। सेवंथ प्रॉपर्टी, सेवंथ जो आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी वो आपके पास क्या होगी कि अगर अभी अपन ने यहां पर देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कहलाती है वो क्या कहलाएगी आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक और होता है अपने पास, एक मैट्रिक्स और होती है जिसे अपन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। हालांकि ये रिजल्ट अभी अपन यहां पर लिख रहे हैं, लेकिन इसको यूज अपन बाद में करेंगे, जब दोबारा आएगा इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी प्रॉपर्टीज की लिस्ट में अपन इसको जरूर लिख लेते हैं। तो अगर यहां पर क्या होता है, इफ ए इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि किसी भी दैट इज मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगी वो जीरो नहीं होती है। अभी नॉन सिंगुलर क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो लेटर ऑन करेंगे अपन वापस, लेकिन अभी आप ध्यान रखो अगर ए कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, अगर वो नॉन जीरो है तो देन देयर विल ऑलवेज exist a unique matrix B such that ए बी लिखूं या फिर बी ए लिखूं, वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे आप ए बी लिखो या फिर बी ए मल्टीप्लाई करो, वो अगर आई एन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द मैट्रिसेस A and B are called multiplicative inverse of each other। और इनको अपन लिख सकते हैं कि अगर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो A इनवर्स विल बी इक्वल्स टू B हो जाएगा एंड B इनवर्स विल बी इक्वल्स टू A हो जाएगा। ये आपके पास क्या होता है, इनवर्स लिखने का तरीका होता है। अच्छा, मैट्रिक्स के ऊपर ये ए इनवर्स है, इसे ए की पावर माइनस वन नहीं बोलेंगे, मतलब कहीं पर अगर ए इनवर्स लिखा हुआ है तो उसको 1/a मैट्रिक्स मत कर देना, ये गलत है। ये इनवर्स होता है ए टू द पावर माइनस वन, मतलब ए इनवर्स को अपन बोलते हैं यहां पर। ये आपके पास प्रॉपर्टी, वापस फिर बोल रहा हूं, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो अपन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने अपन जब सीखेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास दोबारा आ जाएगी। और नॉन सिंगुलर क्या होता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो। अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी दोबारा अपन बाद में जरूर दोबारा पढ़ेंगे ही सही, लेकिन ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक टर्मिनोलॉजी आप थोड़ा सा दिमाग में रखना आप लोगों के बस, ठीक है। एक चीज और कि अगर अपन दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अगर जैसे मान लो आपके पास कई बार ऐसे लिखा दिखेगा कि ए स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आपके पास ए की मैट्रिक्स को ए इंटू ए आप कर रहे हो, ए क्यूब अगर लिखा हुआ है तो दैट मीन्स ए इंटू ए आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। और इसी तरीके से ये आपके पास क्या होगा, अगर ए टू द पावर एन लिखा हुआ है तो ए इंटू ए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एन टाइम्स। इसी को अपन एक एग्जांपल में यूज करते हैं। एक बार आप फटाफट इसको, अगर आप लोग मेरे पास साइड में हो रहा हूं, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि प्रॉपर्टीज आप लोगों के पास नोट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने अभी यहां पर लिखा हुआ है
कि जैसे अगर अपन ने यहाँ पर बोला है कि अगर ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आपके पास, आप उसको a इंटू ए लिखोगे, क्यूब है तो a इंटू ए और a टू द पावर n है तो a इंटू ए आपको n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर इसकी मैं अगर बात करूं कि मुझसे अगर पूछा जाए a प्लस बी का स्क्वायर बताओ, जहां पर a और b दो कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं, तो a प्लस बी का स्क्वायर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर उससे ओपन नहीं करोगे। इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a प्लस बी। अब आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो तो ये a इंटू ए बनेगा प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी इंटू बी। तो a इंटू ए को तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर, बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर और ये बन जाएगा ए बी प्लस बी ए। अब अगर कम्यूटेटिव अगर लिखा हो कि ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस दैट दे फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, तब अपन यहाँ पर ए बी और बी ए बराबर कर देंगे, तब आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और कुछ नहीं दे रखा है तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए ही लिखना पड़ेगा। और एक चीज याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर पावर आपको बहुत ज्यादा दिखे, ए टू द पावर 10 पूछा हुआ है, ए टू द पावर 100 पूछा हुआ है, तो ऐसा मतलब ऐसा वो नहीं होता कि हमेशा आपको ए मैट्रिक्स को 100 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनमें अपन क्या करते हैं, कोई ना कोई पैटर्न ढूंढते हैं। आप ए स्क्वायर निकालो कोई मैट्रिक्स आएगी, ए क्यूब करो फिर कोई मैट्रिक्स आएगी, तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 अगर आप 2-3 बार जब मल्टीप्लीकेशन कर लोगे ना तो आप उसके एलिमेंट्स में आपको कोई ना कोई रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, कोई ना कोई पैटर्न दिखने लग जाएगा। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको ए 10 पूछा हुआ है या ए 100 पूछा हुआ है या ए टू द पावर n पूछा हुआ है, वो आप आराम से निकाल सकते हो। आज जो अपने चैप्टर स्टार्ट करा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, उसमें अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कंपेरेबल मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस और ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस देखा है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन अपन देख चुके हैं। उन पर बेस कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो प्लीज ये होमवर्क आप लोग नोट कर लो। और साथ में आप लोगों के लिए एक होमवर्क और है कि जो आज अपन ने लास्ट में प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस लिखा है, प्लीज उसको आप लोग पढ़ के आना। उस पर बेस क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। और